I think let's start, Anand. Yeah. So good evening, everyone. Warm welcome to everyone for today's session. Thank you for joining. તમે ટાઈમ લઈને આવ્યા આજના દિવસની અંદર અને જે આજનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે તમારા બધા જોડે વાત કરવાનો એ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ છે અને there are many PMS service providers in the country. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે જેવી રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ રેગ્યુલેશન એક્ટ છે એવી જ રીતે PMS રેગ્યુલેશન એક્ટ છે સેબીનો. સેબી સેપરેટલી મેનેજ કરે છે PMS બિઝનેસને ઓલ ઇન્ડિયા. અને આજે જે આપણે વાત કરવા જઈશું એ વાત કરવા જઈશું કે હાઉ NJ PMS strategies and products are unique and different to all the other strategies available in the market, right? So for details and for the other detailed presentation, let us welcome Mr. Anand. Anand looks after NJ PMS business at NJ Advisory Services, and he heads the sales also. So Anand, over to you. All right. Thank you very much, Apurva, and very good evening to all our investors जिन्होंने आज टाइम लिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल्सो टू ऑल आर पार्टनर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने आज थोड़ा टाइम लिया सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठे करके इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का एजेंडा अपूर्वा इज ऑलरेडी क्लियरली लेड आउट is to talk about NJ Portfolio Management Services. इसके बारे में आज का एजेंडा हमने लेआउट किया है. तो पहले NJ Portfolio Management Services बिजनेस के बारे में बात करने के पहले आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, चूंकि आज हम आपके साथ रूबरू हुए, थोड़ा आपको NJ ग्रुप के बारे में भी बताना चाहूँगा. वाइल आप सब ऑलरेडी हमारे साथ इन्वेस्ट कर ही रहे हो, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज ऐसे मौके हमारे पास कम आते हैं कि मैं इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ा हूँ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अ लिटिल अबाउट द ग्रुप एज वेल. एज NJ जो है, हम लोग इस बिजनेस में लास्ट 26 साल से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के बिजनेस में है, एंड एज वी स्पीक राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया 100 से भी ज़्यादा लोकेशंस में हम आज की तारीख में प्रेजेंट है. एंड आपके जैसे इन्वेस्टर्स के वजह से और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के रेफरेंसेस के वजह से आज की तारीख में 30 लाख से ऊपर इन्वेस्टर्स का हम कॉर्पस मैनेज कर रहे हैं एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड हम लोग लार्जली वी आर अ B2B एडवाइजरी चैनल, जहाँ पे हम हमारे पार्टनर नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, और पैन इंडिया बेसिस में 30,000 से ऊपर पार्टनर्स हमारे पास आज के तारीख में हो गए हैं. एंड वी वर्किंग वेरी क्लोजली विथ ऑल आवर पार्टनर्स, एंड पार्टनर्स आपके साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं. सो दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है इज फ्रॉम फ्रॉम एन SIP पर्सपेक्टिव. सो इंडस्ट्री में SIP जो है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अहम साधन है. उसके बारे में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री में 850 करोड़ 900 करोड़ के बीच में टोटल 8,500 9,000 करोड़ के बीच में हर महीना इंडस्ट्री में आता है, और इसमें एज NJ हम लोग 10% का कंट्रीब्यूशन करते हैं. 10% का कंट्रीब्यूशन NJ के तरफ से आता है. ये थोड़ा ग्रुप के बारे में बैकग्राउंड है. एंड NJ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में बात करें तो इट इज़ अ मोर स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जहाँ पे हम आपके इन्वेस्टमेंट अप्रोच को, जैसे कि हम मानते हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में जब जाते हैं, सभी का इन्वेस्टमेंट का रिस्क एपिटाइट सेम नहीं होता, सभी इन्वेस्टर्स का होल्डिंग पीरियड सेम नहीं होता, सभी इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता. सो इसके चलते अगर आप देखो, हमने NJ के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से हमने आपके लिए एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ऑफरिंग किया है. उसके बारे में आज बात करने वाले हैं. उसके पहले मैं थोड़ा NJ PMS के बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर लूँगा. ओके, फर्स्ट जो है कि NJ PMS का बिजनेस का शुरुआत जो है हमने 2010 में शुरू किया था. 2010 में हमारी PMS बिजनेस की शुरुआत हुई थी, बट जैसे कि आप सब जानते हो 1994 से लेके 2010 तक हमारा बेसिक बैकग्राउंड जो था म्यूचुअल फंड एडवाइजरी के ऊपर था. सो जब हम 2010 में हमने PMS को लॉन्च करने के बारे में सोचा था,
सो वी फर्स्ट फोकस्ड ऑन, हमने डिसाइड किया कि वी विल फोकस ऑन लॉन्चिंग अ म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड पीएमएस, जहां पे हमने एक बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स को एक पोर्टफोलियो के तौर पे बना के हमने उसको पीएमएस के तौर पे आपको ऑफर किया। सो दैट इज अवर म्यूचुअल फंड पीएमएस, जो हमने 2010 में लॉन्च किया। उसके बाद 2010 से 2014 के पीरियड में हमने देखा कि मार्केट में स्टॉक बेस्ड पीएमएस के लिए काफी डिमांड आ रहा था, तो हमने थर्ड पार्टी एडवाइजर्स के साथ जुड़ के हमने थर्ड पार्टी एडवाइजरी पीएमएस भी लॉन्च किया था 2014 में। हमने ऑपरेशनल मैकेनिज्म भी बिल्ड करना चालू किया, टीम भी बिल्ड करना चालू किया, प्रोडक्ट ऑफरिंग भी बिल्ड करना चालू किया, जिसके बाद 2017 में हमने अपना पहला स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो लॉन्च किया इन्वेस्टर्स के लिए, विच वाज कॉल्ड एज मल्टी कैप पोर्टफोलियो। उसके साथ साथ हमने एक डायनामिक स्ट्रेटजी भी लॉन्च किया, डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो, जो हमने ऑफर किया हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद 2017 से लेकर 2018 तक हमने अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च का काम चालू रखा, एंड वी केम अप विद 3 एडिशनल प्रोडक्ट्स, जहां पे 2018 में हमने ब्लू चिप और ETF पोर्टफोलियोज को एक प्योर इक्विटी और डायनामिक ETF एलोकेशन पोर्टफोलियो के तौर पे 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सो टोटल 2018 में हमने 3 एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च किए। सो 2010 से लेकर 2018 या 2020 आज जहां पे हम खड़े हैं, लास्ट 10 इयर्स के पीरियड में अगर आप देखो, हमारे बिजनेस में हमने काफी प्रोग्रेशन किया, हमारे ऑपरेशंस प्रोसेस में काफी प्रोग्रेशन किया, हमारा अप्रोच बिजनेस के प्रति उसमें भी काफी चेंजेस हुआ है, काफी बढ़ाव हुआ है, और उसके चलते हम जो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, इसमें भी काफी ग्रोथ हुआ है। सो बिफोर आई गो इनटू हमारा एसेट्स का प्रोग्रेस कैसा हुआ, इसके बारे में बताने के पहले आई वांट टू गिव यू अ लिटिल फीडबैक अबाउट द इंडस्ट्री। सो आज की तारीख में पीएमएस, जैसे अपूर्वा ने कहा, म्यूचुअल फंड चलाने के लिए म्यूचुअल फंड का लाइसेंस सेबी से लेना जरूरी होता है। सिमिलरली पीएमएस बिजनेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस के लिए सेबी से पीएमएस लाइसेंस लेना भी जरूरी होता है। सो इस मुकाम पे इस लाइसेंस के बारे में अगर हम बात करें, सो आज की तारीख में इंडस्ट्री में 350 लाइसेंस होल्डर्स ऐसे हैं सेबी के द्वारा जिनको पीएमएस लाइसेंस मिला है। इन 350 लोगों में हमने देखा है कि केवल 50 आउट ऑफ 350 केवल 50 पीएमएस लाइसेंस होल्डर्स ऐसे हैं जिसका AUM 1000 करोड़ रुपए के ऊपर है, एंड वी आर वन ऑफ देम। ओके, एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, एज एनजे हम लोग इंडस्ट्री में टॉप 10 में क्वालिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हम हैंडल कर रहे हैं। सो रही बात अभी कॉर्पस के बारे में बात करने की, ओके, सो थोड़ा आपको अगर मैं बैकग्राउंड दूं, सो अपना एनजे पीएमएस AUM का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। उसकी अगर हम बात करें, सो 2010 में हमने जब लॉन्च किया, उधर से लेके 2016 तक हम 221 करोड़ पे पहुंचे थे, 221 करोड़ का AUM हम पहुंचे थे इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 6 to 7 ईयर पीरियड। उसके बाद अगर आप देखो 2016-17 से जहां पे हमने अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चालू किया, एंड 2017 में जब हमने ऑफर करना चालू किया इन्वेस्टर्स को, विद इन 1 ईयर हमारा AUM जो है 220 करोड़ से डबल होके 450 करोड़ पे पहुंच गया। उसके बाद सेकेंड ईयर में 450 करोड़ से 745 करोड़ पे पहुंच गया। उसके बाद 745 करोड़ से 992, उसके बाद 1100 करोड़ पे पहुंचा था एंड ऑफ 31 मार्च, विथ द 25-30% फॉल जो हमने मार्केट में देखा। उसके बाद आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम लोग 1200 करोड़ के ऊपर पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ आवर टोटल AUM, विच इज ऑल्सो आफ्टर 20-25% फॉल इन द मार्केट। सो दैट इज द AUM ग्रोथ जो हमारे बिजनेस में हुआ है। इसके बारे में थोड़ा अपडेट देना था आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें पहला जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ये पहला एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग है इस टोटल प्रोसेस के अंदर, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एज अ मैकेनिज्म। सो पूरे इंडस्ट्री में अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। वन इज एक्टिव मैनेजर्स, जहां पे एक फंड मैनेजर, एक पोर्टफोलियो मैनेजर बैठ के डेली बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं कि कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से स्टॉक को बेचना है। वो डेली बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, वो एक यूनिवर्स है, वो एक किस्म का दुनिया है। और सेकेंड किस्म का दुनिया जो है, where there is a rules based investment approach. So NJ के अंदर we are following what is called as a rules based investment approach, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर का
एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को जो है हमने सबको उठा के एक रूल्स बेस्ड एक प्रोसेस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में हमने उसको डाल दिया। तो उधर हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को हम लोग हटा के एक प्रोसेस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम सबको लाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को उसमें लाना चाहते हैं। ओके, सो एनजे के पोर्टफोलियो मैकेनिज्म और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, उसमें बेसिकली दो अलग स्टेप है। ओके, सो बेसिकली एज इन्वेस्टर आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं, आप में से काफी लोग ने हमारा प्रेजेंटेशन अटेंड भी किया होगा पहले। सो अगर आप देख रहे हो आज में इस प्रेजेंटेशन के अंदर वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन स्पेंडिंग टाइम। हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे कि आप प्रोसेस को समझो, मेथोडोलॉजी को समझो, रिस्क को समझो, उसके बाद रिवॉर्ड को समझो। सो आज के प्रेजेंटेशन में आप ये ध्यान दोगे कि हम बहुत देर प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा बात करेंगे और रिटर्न्स के बारे में बहुत कम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये जो है कि अगर हमने अपना प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया, अगर हमने अपने फंड्स मैनेजमेंट मैकेनिज्म को एफिशिएंट बनाया, तो रिटर्न तो ऑटोमेटिकली बन के आने वाला है मार्केट के अंदर। So that is why I'm going to focus more on the processes rather than the returns. And एक और बात जो मैं emphasize करना चाहूंगा, मेरे presentation के दौरान आप में से काफी लोगों को मन में काफी सवाल आ रही होंगी, प्रोडक्ट रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, एनजे के बारे में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। और अभी अगर आप देखोगे, आप लिसन ओनली मोड पे हो, आप अभी केवल सुन ही पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपके मन में जब भी कोई भी सवाल आएगा, Q&A सेक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन जो नजर आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप प्रेस करके आपका क्वेश्चंस एंटर कर सकते हो। और जैसे अगले 15 मिनट में जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो जब भी आप Q&A सेक्शन में जाते हो, आपको उधर 2 लाइन नजर आएगी। ओके, पहला एंटर करना होगा, उसके नीचे आप आपका क्वेश्चन एंटर करिए ताकि हमको जवाब देने में आसानी हो और आपके साथ बाद में फॉलो अप करने के लिए भी आसानी हो। राइट, सो टू कम बैक टू द प्रोसेस के बारे में वापस डिस्कशन करने के लिए अगर हम बात करें, सो फर्स्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 अलग अलग प्रोसेसेस होती है। पहला प्रोसेस है एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि हमको, हर इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट सेम नहीं होता है। तो हमने क्या किया, हमने 2 किस्म के एसेट एलोकेशन मॉडल्स दिए हैं। एक है 100% इक्विटी, जो इन्वेस्टर इक्विटी रिस्क समझते हैं, जो मार्केट रिस्क समझते हैं, जो समझते हैं कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट विल डिलीवर गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। तो जो लोग ये चीज को समझते हैं वो 100% इक्विटी के अंदर आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा तो बनेगा, आई एम ओके विद दैट, बट शॉर्ट टर्म में मेरे को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मार्केट का रिस्क मेरे को नहीं चाहिए। इन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बनाया है। सो प्रैक्टिकली एसेट जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मेरा पहला जो स्टेप है एसेट एलोकेशन एंड सेकंड स्टेप है एसेट सिलेक्शन। सो ये 2 प्रोसेसेस के बारे में अगर हम बात करें, एसेट एलोकेशन के बारे में तो आप समझ गए। सेकंड, एसेट सिलेक्शन के बारे में मैं अगर बात करूं, एसेट सिलेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हम इक्विटी एलोकेशन करें तो इक्विटी में हम क्या चुने, कौन से म्यूचुअल फंड्स चुने, कौन से स्टॉक्स चुने, कौन से अंडरलाइंग एसेट्स चुने। उसके बाद अगर हम डेट के बारे में बात करें तो डेट में हम क्या चुने, हम डेट फंड्स चुने, लिक्विड फंड्स चुने, बॉन्ड्स चुने, आर्बिट्राज चुने, क्या चुने, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है, एसेट सिलेक्शन एक प्रोसेस है। राइट, सो नाउ टू गो इनटू द प्रोडक्ट ऑफरिंग। ये तो आप मेथोडोलॉजी समझ गए, हमारे फंड मैनेजमेंट प्रोसेस का मेथोडोलॉजी तो आप समझ गए। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना चाहता हूं इज, आई होप इट्स ऑलरेडी कमिंग ऑन योर स्क्रीन। ओके, गुड, अभी इट्स राइट नाउ कमिंग ऑन योर स्क्रीन। सो एनजे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें, सो बेसिकली एनजे में हमने आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट का बास्केट दिया है, जहां पे हम मानते हैं कि हर इन्वेस्टर जब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना भी लेके आते हैं, चूंकि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है, सो पीएमएस में जब कोई 50 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो हमारा मानना यह है कि उनको 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोज्ड हो, आप एसआईपी और लमसम के माध्यम से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचने की बहुत जरूरत नहीं है।
सेकंड जो है स्टॉक पोर्टफोलियोज। ओके, सो हर इन्वेस्टर को हमारा मानना ये है कि आपको स्टॉक पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो स्टॉक पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट बास्केट है। तीसरा प्रोडक्ट बास्केट इज ईटीएफ्स विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स हो या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो, हमारे पार्टनर्स हो या हमारे सेल्स टीम हो, आपके साथ काफी डेप्थ में बात कर रहे होंगे, बट टुडे इन द फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन आई वुड वांट टू टॉक अबाउट आवर ब्लू चिप पोर्टफोलियो। हमारा जो ब्लू चिप पोर्टफोलियो है, अपना जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ, आपको ये और थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा। सो बेसिकली अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो में ये हमने इसका नाम रखा है ब्लू चिप पोर्टफोलियो, क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा जानकारी दूं, तो ब्लू चिप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त हम लोग पहले तो टॉप 300 कंपनीज बाय मार्केट कैप, उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सो इंडिया में जो टॉप 300 कंपनीज है, उनको हम अपना यूनिवर्स मान के उधर से हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। सो टॉप 300 कंपनीज के बारे में अगर बात करूं, उसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज आ गए, 150 मिड कैप कंपनीज आ गए एंड 50 स्मॉल कैप कंपनीज आ गए। सो टोटल 300 कंपनीज में 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप, ऐसे तीन अलग अलग एसेट क्लास और मार्केट कैप के कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में अपने यूनिवर्स में आ गए। सो इन 300 कंपनीज से हम लोग इन 300 कंपनीज को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। दो भाग में डिवाइड करने के बाद हमने एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगाया। सो ऑब्वियसली 300 कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक डाउन करके एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो में हमको उसको लाना होगा। वो हम कैसे लेके आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सो पहले फाइनेंशियल कंपनीज अगर हम बात करें, तो उसमें हमने 3 लेवल का फिल्ट्रेशन डाला। पहला लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब क्या है? ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है साल दर साल, इसके बारे में हम चेक कर रहे हैं। सेकेंड फिल्टर जो है इट इज कॉल्ड ROE विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर कैसा रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये अपना सेकेंड फिल्टर है। तीसरा फिल्टर जो है, हम अपने कंपनी फाइनेंशियल कंपनीज को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनीज, सेकेंड इज नॉन लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनीज। लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनीज का क्या मतलब है? बैंक हो या NBFC हो, जो बेसिकली मार्केट में ब्याज में पैसे दे रहा है। ओके, सो दोज आर लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनीज। अगर हम नॉन लेंडिंग की बात करें, these are companies like mutual fund asset management companies, insurance companies, broking firms, ये सब नॉन लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनीज में आ जाती है, राइट? सो अगर एक कंपनी लेंडिंग ओरिएंटेड कंपनी में आती है, जैसे बैंक और NBFC हो गया, उधर हम देखते हैं कि उनका ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ब्याज में जो पैसा दे रहे हैं वो लोन बुक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो हम इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड, अगर नॉन लेंडिंग कंपनीज हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गए, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई या ब्रोकिंग कंपनीज हो गए, उधर हम देखते हैं कि उनका कैश फ्लोस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कैश फ्लोस पॉजिटिव नजर आनी चाहिए। सो ये तीन फिल्टर्स हमने रखा है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर। और अगर हम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ एक फिल्टर आ गया। सेकेंड फिल्टर आ गया ROCE विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा फिल्टर जो है पॉजिटिव कैश फ्लोज, एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर मुनाफे में होना चाहिए, ना कि घाटे में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, ये तीन लेवल के फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर 300 कंपनीज का जब हमने फिल्ट्रेशन किया, हमने देखा कि 40 से 50 कंपनी का बास्केट इमर्ज होके आ जाता है अपने पास। और ये 40 से 50 कंपनीज कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं रेवेन्यू ग्रोथ मेरा फिल्टर है, रेवेन्यू ग्रोथ मेरा फैक्टर है, और मैं अगर कहूं कि मेरे को जो भी कंपनीज 15% का रेवेन्यू ग्रोथ देंगे, हम उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं ये डिसाइड करूं, ये हमने अगर रूल डाला है, तो जो भी कंपनीज ने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे, जो आप इधर देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, जो भी कंपनीज 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे इन फंडामेंटल पैरामीटर्स पे क्वालिफाई होके आएंगे, उसमें से 40 से 50 कंपनी क्वालिफाई होके आती है टॉप 300 से निकल के। सो अभी ये जो 40 से 50 कंपनी आ गए, इसको हमने फिर से एनजे के रैंकिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे रैंकिंग किया। रैंकिंग करने के बाद टॉप 15 से 20 कंपनी जो अपने रैंकिंग मेथोडोलॉजी पे टॉप कंपनीज आएंगे, उसमें से 15 से 20 कंपनी का हमने पोर्टफोलियो बनाया और उसमें आपका पैसा डालने का डिसीजन लिया।
सो टॉप 300 से 15 से 20 कंपनी का बास्केट आ गया, ये हो गया अपना सिलेक्शन मैकेनिज्म। अगला स्टेप आता है कि कौन से स्टॉक में हम कितना पैसा डालेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो अगर आप देखो टिपिकली हर स्टॉक में 6 से लेके 8% तक का हम लोग एलोकेशन करते हैं इन एवरी स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल पोर्टफोलियो। ओके, सो कोई अगर अक्टूबर में आए तो उनको 6 से 8% के बीच में एलोकेशन हुआ होगा। आज कोई एंटर करेंगे तो एवेल्यूएशन थोड़ा, एलोकेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में मॉडल पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो एलोकेशन अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आएगा। सो टिपिकली इट रेंजेस इन द, इट इज मूविंग अराउंड दैट रेंज। बट हमने एक कंट्रोल रखा है कि कोई भी कंपनी में अगर एलोकेशन जो है 10.5% के ऊपर चले जाए तो हम लोग उसको 10.5% के ऊपर से ऊपर रखने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, हम उसको लेके 7.5% पे आ जाएंगे वापस। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर किसी ने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, लेट्स से कंफर्ट ऑफ एग्जांपल 1 करोड़ रुपए किसी ने अगर इन्वेस्ट किया, तो एट दी एलोकेशन टाइम में 6 लाख, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हर स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द 6 to 9 लाख के बीच में, 6 to 8 लाख के बीच में हम लोग एलोकेट कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग द पीरियड अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर किसी कंपनी का एलोकेशन 10.5% या 10.25% के ऊपर चला जाए तो हम लोग उसको ट्रिम करके 7.5% पे लेके आ जाएंगे। ये टिपिकली एक रिस्क मिटिगेशन मेजर है, पोर्टफोलियो में रिस्क को कम रखने के लिए हमने ये तरीका आजमाया है। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेट अप दैट रूल के किसी भी कंपनी में 10.25% के ऊपर एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन हो गया 300 से 15 से 20, एलोकेशन भी हमने कर दिया अभी जो मैंने आपको समझाया इन टर्म्स ऑफ हर स्टॉक में कितना पैसा डालेंगे। लास्ट स्टेप जो है कि पोर्टफोलियो का रीबैलेंस हम कितना फ्रीक्वेंटली करेंगे। इसकी अगर हम बात करें, पोर्टफोलियो का रीबैलेंस जो है हम साल में एक बार ही करेंगे। व्हाई आर वी डूइंग इट ओनली वंस एवरी ईयर? ये भी एक समझने वाली बात है। ऑब्वियसली टॉप 300 कंपनी से हम लोग फिल्टर करके 15 से 20 कंपनी को लेके आ रहे हैं। ओके, सो दीज आर वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज, हाई कन्विक्शन, हाई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज। सो अगर इतना फिल्ट्रेशन करके हम अच्छे कंपनीज को लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको उनको मिनिमम अगर 1 साल भी टाइम नहीं देंगे परफॉर्म करने के लिए तो क्या फायदा हुआ इतना सिलेक्शन प्रोसेस करके, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लुक एट द पोर्टफोलियो ऑन अ ईयरली रीबैलेंस बेसिस। अभी आप सबके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, अरे सर ये ठीक है आप तो ईयरली वंस ही इवैल्यूएट कर रहे हो, बट हमने हिस्ट्री में देखा है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अच्छा काम करने के बाद भी सत्यम कंप्यूटर्स कैसे टूटा, आईएलएफएस कैसे टूट गया, डीएचएफएल कैसे क्राइसिस में चले गया, यस बैंक कैसे क्राइसिस में चले गया, हमने ये सब एग्जाम्पल्स देखे हैं। आपका सवाल और आपका डाउट एकदम वैलिड है। अगर किसी कंपनी में विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड अगर हम एक सिवियर अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी देखें ड्यू टू सम प्रॉब्लम विद इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड और प्रमोटर फ्रॉड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, ये सब अगर हम देखें तो उन कंपनीज को हम लोग फिर से 1 ईयर तक रखने नहीं देंगे, रखेंगे नहीं अपने पोर्टफोलियो में। हम लोग लेस देन 1 ईयर भी उनको हम रीबैलेंस कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द वे वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस पोर्टफोलियो एंड इंटरिम रीबैलेंसेस हम इस पोर्टफोलियो में इस तरह से बनाते हैं, राइट? सो ये हो गया अपना ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में मेरे को जो बताना था। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ इज आवर डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो या डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो। सो जैसे कि आपने देखा अपना जो ब्लू चिप का स्टॉक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो जो है, इट इज टिपिकली अ पोर्टफोलियो विच इन्वेस्ट इन 100% इक्विटी। अगर कोई क्लाइंट 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा 1 करोड़ रुपए एक वी इन्वेस्टेड डायरेक्टली इन द स्टॉक पोर्टफोलियो। अभी अपना जो सेकंड प्रोडक्ट जो है दैट इज अवर डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो। सो जैसे मैंने मेरे प्रोसेस के टाइम में बताया, 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक है जो मार्केट रिस्क समझते हैं, एक है जो मार्केट रिस्क नहीं समझते हैं। ओके, सो जो इन्वेस्टर मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते, 100% इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, हमने उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया। ओके, सो डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में क्या होता है, डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो में क्या होता है इज दैट जो भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो है उसमें एक भाग जो है हम लोग स्टॉक पोर्टफोलियो में डालेंगे, एक पार्ट जो है हम लोग डेट में डालेंगे। ये हम क्यों करते हैं? जैसे कि आप जानते हो मार्केट हमेशा एक दिशा में नहीं जाता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। हमने सारे वेराइटीज देखे हैं मार्केट के अंदर जो होता है। ओके, सो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो
ये समझना जरूरी है कि मार्केट में हमको कितना टाइम में कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना पैसा डेट में होना चाहिए। लेकिन जैसे आप सभी लोग जानते हो कि मार्केट को टाइम करना तो इम्पॉसिबल है। कितने टाइम तक मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद कब नीचे आएगा, और कितना लेवल तक नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा, ये सब टाइम करना इम्पॉसिबल है। ये आपके लिए भी इम्पॉसिबल है, वॉरेन बफेट के लिए भी इम्पॉसिबल है, हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है। बट एक चीज जो पॉसिबल है इज दैट के मार्केट में ये आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस, मार्केट का ऊपर जाना या नीचे आना एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करता है। ओके एक पर्टिकुलर परफॉर्म, इट इज अ साइंटिफिक वे वेयर हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि मार्केट ये टाइम में ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। सो वो एक साइंटिफिक वे में हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया एनजे के अंदर, जो हम कहते हैं कि उसको हम कहते हैं एनजे डायनेमिक एसेट एलोकेशन मॉडल। डायनेमिक एसेट एलोकेशन मॉडल में हम क्या करते हैं, मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में न्यूज, रूमर्स, वॉलेटिलिटी, ये सब के वजह से मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है जो मार्केट को ड्राइव करती है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, या अर्निंग्स ग्रोथ रेट। मतलब अगर इंडिया में आप जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको आप कंबाइन करके एक कंपनी बनाओ, उसको एक कॉन्ग्लोमरेट बनाओ, इंडिया को ओवरऑल एक कंपनी के तरह से अगर आप देखो, इंडिया का अर्निंग्स ग्रोथ रेट कैसे हो रहा है, हर साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, सॉरी बोरोइंग रेट हो, लेंडिंग रेट हो, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स चल रहे हैं उसके बेसिस में भी काफी मूवमेंट होता है मार्केट में, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द मार्केट मूवमेंट। सो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मार्केट वैल्यूएशन या प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो हम बोलते हैं। ओके सो वो हमको बताता है कि मार्केट आज की तारीख में एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है, या सस्ता है। सो ये तीन फैक्टर्स के बेसिस पे हमने एनजे के अंदर एक साइंटिफिक मॉडल बनाया जो हमको इंडिकेशन देता है कि ये टाइम में इतना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, इतना पैसा डेट में होना चाहिए। बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये मॉडल हमको हर महीना बताते रहेगा कि इतना इक्विटी होना है, इतना डेट होना है, बट ये प्रिसाइसली करेक्ट टाइमिंग हो सकता है ये हम बोल नहीं सकते। बट ये ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड 15-16 साल का जो हमने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे अगर आप देखो, रिस्क एडजस्टेड बेसिस में ये पोर्टफोलियो बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म करता है। ओके सो इक्विटी और डेट का एलोकेशन तो समझ गए, बट इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन समझ गए, इक्विटी का पैसा किधर डालेंगे और डेट का पैसा किधर डालेंगे ये भी समझना जरूरी है। सो टू मूव टू दैट, इक्विटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है हम लोग ब्लू चिप पोर्टफोलियो में डालते हैं। सो फॉर एग्जांपल जनवरी इस साल में मेरा पैसा 55% इक्विटी में था, 45% पैसा डेट में था। तो 55% पैसा जो इक्विटी में था वो पैसा अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो में लगा हुआ था। और डेट जो है, डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हम लोग डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स में भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड खरीदा क्योंकि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड जो है टिपिकली वो एक डेट फंड के जैसे ही काम करता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, बट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन वो काफी एफिशिएंट होता है एंड अंडरलाइंग इज ऑलमोस्ट लाइक एन इक्विटी। सो इसीलिए हमने आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स का चयन किया इसके अंदर। सो इक्विटी पोर्शन ब्लू चिप में चला गया, डेट पोर्शन आर्बिट्राज फंड में चला गया। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको हम रीबैलेंस कब करेंगे, कितना फ्रीक्वेंटली इसको रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस के अंदर जो है इसमें दो तरीके के रीबैलेंस आती है। वन इज स्टॉक रीबैलेंस, मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो जो हमने खरीद के रखा है उसमें हम कितना फ्रीक्वेंटली उन स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। वो जो है जैसे हमने ब्लू चिप पोर्टफोलियो में देखा उसको हम ईयरली वंस रीबैलेंस करेंगे, ईयरली वंस रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो को। और अगर हम डेट की बात करें, सॉरी इक्विटी डेट मिक्सचर की बात करें, एसेट एलोकेशन रीबैलेंस की बात करें, तो दैट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। मतलब इसको साल में 2 बार हम लोग इक्विटी डेट का एसेट एलोकेशन रिव्यू कर रहे हैं। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि इक्विटी एलोकेशन में तो हमने एक्सेप्शन ले लिया कि किसी कंपनी में अगर प्रॉब्लम आई तो हम इंटरिम रीबैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन में 6 महीने के रीबैलेंस में क्या आप कभी इंटरिम रीबैलेंस करोगे कि नहीं करोगे? इसका मैं एक एग्जांपल से आपको जवाब देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जनवरी 2020, ये साल में जनवरी 2020 में हमारे पास 55%, 55% पैसा इक्विटी में था, 45% पैसा आर्बिट्राज या डेट में था।
ओके लेकिन हमने देखा विद इन फ्यू ट्रेडिंग साइकिल्स मार्केट 15-20% से ज्यादा टूट गया। तो हमने हमारे मॉडल को वापस रन किया और हमारे मॉडल ने हमको बताया कि यू आर अंडर एलोकेटेड टू इक्विटी, अभी आप केवल 55% इक्विटी में हो, आपको इक्विटी बढ़ाना चाहिए। तो हमने मॉडल को रन किया और हमारे मॉडल ने हमको बताया कि अभी इसको 55 से 65 करो, उसके बाद 65 से 75 करो। आज की तारीख में हम लोग 80-85% के बीच में इक्विटी में बैठे हुए हैं। सो जहां पे मार्केट फॉल आया, वो इन्वेस्टर एक्चुअली अगर जनवरी में बैठे थे, उनका रीबैलेंस होने वाला था अप्रैल में। बट अगर हम जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर हम रीबैलेंस नहीं करते और नॉर्मल इन्वेस्टर के तौर पे अगर हम सोचते, वो टाइम में सभी लोग कैश पे बैठे हुए थे। तो ये जो मेरे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिला अंडर वैल्यूएशन में मार्केट को खरीदने का, वो अपॉर्चुनिटी मेरे को लॉस हो जाता था, right? So in a falling market, I've gone out and bought equity at an undervaluation. So that is the benefit I've got out of this portfolio, and that is a benefit. So ये एक exception है कि हम less than 6 months भी rebalance कर सकते हैं, but as a part of a process हम लोग annual rebalance follow करते हैं. Is this clear for you? I hope it's clear. And जो भी again फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, किसी के भी मन में सवाल है मेरे ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में, स्टॉक सिलेक्शन पोर्टफोलियो के बारे में, या मेरे डायनामिक एसेट एलोकेशन के बारे में कि हम इसको कैसा बना रहे हैं, आप प्लीज आपका सवाल को आप क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आप क्वेश्चन सेक्शन में एंटर करिए। उसको मैं, मेरे प्रेजेंटेशन अभी 3-4 मिनट में खत्म होने ही वाला है। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस which are put up there. Okay, so next last point जो है, while I am not a big fan of talking about रिटर्न्स के बारे में बात करने में मेरे को बहुत मजा नहीं आता है, while the returns are going to be good अगर हम काम अच्छा करेंगे, but still to talk about returns a little bit, okay, is that अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें, ये पहले मैं आपको मेरा बैक टेस्टेड लॉन्ग टर्म बैक टेस्टेड रिजल्ट बता रहा हूँ, उसके बाद अभी जो मार्केट में चल रहा है उसका एक्चुअल रिटर्न्स बता रहा हूँ। बट अगर लॉन्ग टर्म में 2005 से लेके 2020 के पीरियड में, ओके, अगर मैं बैक टेस्टेड सिमुलेटेड पोर्टफोलियो देखूं, तो एवरेज रिटर्न जो है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए 18% बना है 5 साल के बेसिस में, लेकिन मार्केट में उसी पोर्टफोलियो में मार्केट में उसी टाइम में 11.6% बना है। सेकंड जो है, 5 साल के बेसिस, 5 साल कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके गए तो उनको नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन मार्केट में 2 बार हो सकता था नुकसान। तीसरा जो है, मिनिमम रिटर्न जो है, अगर मार्केट एकदम बैड परफॉर्मेंस दे गया तो मिनिमम 3.79% रिटर्न छूटा है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट में नेगेटिव 1.23% छूटा है। सो बेसिकली अगर मैं इस पोर्टफोलियो की ताकत के बारे में बात करूं, इस पोर्टफोलियो के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो पहले तो 5 साल के बेसिस पे पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे मार्केट में 2 बार नुकसान हुआ है। लेकिन 5 साल के बेसिस पे नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव नहीं देखेंगे। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई इन्वेस्टर केवल 1 ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न देख सकते हैं, 3 ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो भी नेगेटिव रिटर्न देख सकते हैं, लेकिन 5 साल के बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न देखने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। वही अगर हम इस पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें, 2018 से, हमने ये पोर्टफोलियो का इंसेप्शन किया था 2018 में, 2018 से लेके अभी तक जहां पे मार्केट ने 11% नेगेटिव रिटर्न दिया ऑलमोस्ट, हमारे पोर्टफोलियो ने 2.5% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 महीने में जहां पे मार्केट ने 24-25% का नेगेटिव रिटर्न दिया, उधर अपने पोर्टफोलियो ने 15-15.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो मार्केट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो ने दिया है। अभी रही बात अपने डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो की, डायनामिक स्टॉक एलोकेशन में भी अगर आप देखो कि अपने पोर्टफोलियो ने 18% का एवरेज रिटर्न दिया है, जहां पे मार्केट में 11% दिया है। बट लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखो, जहां पे मार्केट ने 26% नेगेटिव रिटर्न दिया, अपने पोर्टफोलियो ने केवल 4% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया। जहां पे लास्ट 1 महीने ने मार्केट में 24% नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन अपने पोर्टफोलियो ने 7.5-8% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया। सो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें, तो इस पोर्टफोलियो ने काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस दिया ही है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ portfolio performance standpoint. So now, like I told you, I would want to pick up the questions which are coming. So जो भी questions आ रहे हैं, you are please feel free to ask us. And in the meanwhile, Apurva, if you have something to add in addition to what I have said, please feel free. Yeah, I think ઘણું ડિટેલમાં તમે વાત કરી આનંદ. Yeah. તો
રૂલ બેઝડ, એટલે હું સમરાઇઝ જો કરવા માંગુ તો અવર એનજે સ્ટ્રેટેજીઝ આર કમ્પ્લીટલી રૂલ બેઝડ strategies which are completely unique strategies. You may not find this kind of unique rule based strategies in the market. આનંદે પ્રોસેસ પર ઘણો ભાર આપ્યો છે. સો વી બિલીવ ધેટ you must understand the process rather than the returns. પ્રોસેસ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રિટર્ન્સ શું આપ્યું, કયા પ્રોડક્ટે, બીજા માર્કેટની અંદર જેટલા પ્લેયર્સ છે એમણે શું રિટર્ન્સ આપ્યું, કે મારા પીએમએસ એ શું રિટર્ન આપ્યું, તમે એ બી ડેફિનેટલી એનાલાઇઝ કરી શકો છો. બટ બિયોન્ડ ધેટ જે મેટર કરે છે એ પ્રોસેસ છે. if you understand the process how your money is going to be managed, I think આગળ જઈને તમને ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ સમજવામાં વધારે ઈઝી રહેશે. આનંદે બીજી વાત કરી એસેટ સિલેક્શનની પ્રોસેસની અંદર અને એસેટ અલોકેશનની. સો આઈ થિંક આપણે ત્યાં એસેટ સિલેક્શન ને એસેટ અલોકેશન બંને બહુ સ્ટ્રિંજન્ટ પ્રોસેસથી થાય છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર કરે છે આપણે ત્યાં રિસ્ક એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ કેટલું આવ્યું. વી બિલીવ ધેટ રાધર દેન જસ્ટ રિટર્ન્સ, રિસ્ક એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ વધારે મેટર કરે છે. કારણ કે રિસ્ક એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ નો મતલબ એ છે કે આપણું જે બી રિટર્ન્સ આવે છે એ કેટલા રિસ્ક લીધા પછી આવે છે, કેટલી વોલેટિલિટી પછી આવે છે, અને એ રિટર્ન્સ વધારે મેટર કરે છે. રિસ્ક ઓછું લઈને જે હું બેટર રિટર્ન જનરેટ કરી શકું છું, ધેટ મેટર્સ. અને જો તમે મારો પ્રોસેસ સમજો છો, એનજે પીએમએસ ની સ્ટ્રેટેજીસ ના પ્રોસેસ જો વ્યવસ્થિત સમજી શકો છો, તો ત્યાંથી તમને આઈડિયા આવશે કે વી give lot of importance on our processes on the risk adjusted returns. Asset allocation ની જે વાત કરી, definitely it all talks about the risk adjusted returns. એની અંદર જે લાસ્ટ સ્લાઇડ ની અંદર આનંદે વાત કરી ડાયનેમિક સ્ટોક અલોકેશન પોર્ટફોલિયો, જેની અંદર એક મહિનાની અંદર 7-8% માઇનસ છે આપણું રિટર્ન. આ સ્ટ્રેટેજીની અંદર ડાયનેમિક સ્ટોક અલોકેશન નું, જ્યારે ઓવરઓલ માર્કેટ 24% નેગેટિવ છે. So it all talks about the risk adjusted returns. Volatility કેટલી ઓછી થઈ શકે છે મેટર કરે છે. અને ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી સાયન્ટિફિક મોડલ જે એસેટ એલોકેશન નું આપણે ડિઝાઇન કરેલું છે. ઇટ હેઝ બીન વર્કિંગ સિન્સ લાસ્ટ 10 years. સો જે બી અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવેલા છે માર્કેટની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષમાં, એ બધા જ આ એસેટ એલોકેશન મોડલની અંદર આપણે જોયેલા છે, એક્સપિરિયન્સ કરેલા છે. લાસ્ટ આઈ વિલ ટોક અબાઉટ ફ્યુ થિંગ્સ which matter a lot. In fact ઘણા ક્વેશ્ચન્સ અત્યારે બી એક બે ક્વેશ્ચન છે અને ઘણા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે કે ડાયરેક્ટ સ્ટોક્સ આપણે લઈએ તો કેવું રહે, એટલે રાઈટ. સો ઘણા એડવાઇઝર પાસે બી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. હું બી અમુક ઇન્વેસ્ટર્સ ને મળતો હોઉં છું, તો એમનો જનરલ ક્વેશ્ચન એક જ હોય છે કે ભાઈ વોટ અબાઉટ ઇફ આઈ બાય ઇનટુ ડાયરેક્ટ સ્ટોક્સ. જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ સ્ટોક્સ ની વાત કરીએ કે ઇટ ઇઝ always better to invest through professional team like mutual funds or PMS, જે definitely બહુ process oriented investment કરતી હોય છે. બટ પછી એમનો ક્વેશ્ચન ચેન્જ થઈ જતો હોય છે કે ડાયરેક્ટ સ્ટોક્સ ની અંદર બી જેવા તેવા સ્ટોક્સ નહીં, we will definitely invest into some blue chip stocks. So હું એવા સ્ટોક્સ લઈને મૂકી દઈશ જે blue chip હોય. So એની અંદર I want to show one slide. Anand, can I show one slide? Yeah, go ahead. Go ahead. Yeah, so let me just share one slide. Yeah, so we can't see your screen yet, Apurva. Oh, okay, just a minute. Just a moment. Yeah. Sure. I don't know why. Let me try again. Now? No, not yet. You want to send it to Not me yet? and you want me to present? You want to send it to me? It's fine.
I was just trying to show one article of Economic Times before 2 years. 2 વર્ષ પહેલાનો 2018 એપ્રિલનો આર્ટિકલ છે અને it all talks about, you can also Google this article, it all talks about the basic, it was the title with quality has an expiry date, the bluest of blue chips can give you blues. So article શું હતો? So March 8 2018 નો article છે. In fact, quality has an expiry date. You can Google it and you can also find this Economic Times article. But article ની અંદર એ લોકોએ અંદર એવા સ્ટોક્સ નું એનાલિસિસ કર્યું હતું જે 2007-8 ની રેલી ની અંદર બ્લુ ચિપ સ્ટોક્સ હતા. એવા there are couple of 30 in fact stocks જેની અંદર એ લોકોએ વાત કરી હતી કે આ 30 સ્ટોક્સ જે એવા સ્ટોક્સ છે જે 2007-8 ની પીક રેલી ની અંદર all those companies and stocks were completely blue chip companies. Some of the names you can see in the list like Unitech, Silicon Valley or ABG Shipyard or Aban Offshore or 3i Infotech, MMTC, Reliance Communication or Suzlon Energy Lot, Punj Lloyd, or there are so many other names like MTNL or Anant Raj, or there are so many other names. So all these names, if somebody would have invested 1 lakh rupees in March 2008, 1 lakh रुपया जो कोई मार्च 2008 में इन्वेस्ट કર્યા હોત આ બધી કંપનીઝ ની અંદર, તો 2 વર્ષ પહેલા બધી કંપનીઓની અંદર એ 1 લાખ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, માર્ચ 2008 નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્ચ 2018 માં 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરતું હતું અને 1 લાખ રૂપિયાનું 10 વર્ષ પછી આ બધી સો કોલ બ્લુ ચિપ કંપનીઝ ની અંદર 2000-5000 ની આજુબાજુ એ બધાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વેલ્યુ હતી. સો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ, ઘણા ઇન્વેસ્ટર્સ એવું કહેતા હોય છે કે હું બ્લુ ચિપ લઈ લઉં અને બ્લુ ચિપ મૂકી રાખું, એટલે આઈ વિલ ફર્ગેટ અબાઉટ ઓલ ધોઝ બ્લુ ચિપ કંપનીઝ, મોટી કંપની લઈ લઉં અને ભૂલી જાઉં. લાઈક યસ બેંક ઇઝ ધ સિમિલર એક્ઝામ્પલ or all these companies examples. So you always need a professional management. Also you always need to review on a very regular basis the blue chip જે અમારી સ્ટ્રેટેજી છે એન્જિનની અંદર, એ સ્ટ્રેટેજીમાં આપણે યરલી ભલે આપણે સ્ટોક્સનું રિવ્યુ થતું હોય પણ એનું મોનિટરિંગ ઓન અ ડે ટુ ડે બેઝિસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ડે ટુ ડે બેઝિસ પર if there is something wrong in that particular company, definitely we may change that company anytime, even during the year also. Absolutely. So ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે લઈને મૂકી રાખવાથી, બ્લુ ચિપ કંપની લઈને મૂકી રાખવાથી મેટર નથી કરતું કે આપણું વેલ્થ ક્રિએશન થઈ જશે. એનું મોનિટરિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ ઇનબિલ્ટ ઇન ધીસ પીએમએસ સ્ટ્રેટેજી. ધી અનધર થિંગ ઇઝ બિહેવિયર. એ ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે સ્ટોક્સ જો ડાયરેક્ટ લઈ લેવામાં આવે તો જે સ્ટોક્સ સારું કરતા હોય છે એની અંદર પ્રોફિટ બુક થઈ જતો હોય છે. 100ના 200 થયા, 300 થયા, પ્રોફિટ બુક થઈ જતો હોય છે. જે સારી કંપનીઓ હોય, અને જે કંપનીઓ 100ના 80 થાય, 60 થાય કે ઇવન 50 રૂપીસ થાય તો એની અંદર પ્રોફિટ બુક નથી થતો, લોસ બુક, ઇનફેક્ટ લોસ બુક નથી થતો અને એ પાઇલઅપ થતા જાય છે એવા બધા સ્ટોક્સ. તો આ બિહેવિયરના લીધે આવું થાય છે અને બિહેવિયર બી ઇનફેક્ટ બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે આપણા વેલ્થ ક્રિએશનમાં કે વેલ્થ ડિસ્ટ્રક્શનની અંદર. સો આ જો આપણે પ્રોફેશનલી મેનેજ કરવામાં આવે આપણા રૂપિયા અને એક ટીમને આપવામાં આવે તો આ બધા ગેપ આપણે આઈ થિંક કવર થતા હોય છે, રાઈટ? સો મિસ્ટેક્સ નહીં થાય એટલે આની અંદર. અને થર્ડ જે આપણે બાય રાઈટ સિટ ટાઈટ તો ઠીક છે, બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે જનરલી લોકો પીક પર બાય કરતા હોય છે અને લો ની અંદર જ્યારે માર્કેટ બોટમ પર હોય ત્યારે નથી કરી શકતા, કાં તો સેલ કરતા હોય છે. જે એસેટ એલોકેશન જે આપણી યુનિક સ્ટ્રેટેજી છે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, પીએમએસ ની અંદર, જેની અંદર ઓટોમેટિકલી આ થતું હોય છે કે જેમ જેમ માર્કેટ ઉપર જાય ડેફિનેટલી વી બુક ધી પ્રોફિટ્સ. માર્કેટ નીચે જાય તો આપણો ડેટની અંદર જે આપણો પોર્ટફોલિયો હોય છે એ આપણે બાય કરતા હોઈએ છીએ, જે હમણાં બી આપણે કર્યું છે અને છેલ્લા 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ બી એ જ કે છે. સો આટલું મારે કહેવું હતું, સમરાઇઝ કરવું હતું જે આનંદે ઓલરેડી કીધું. વી હેવ કપલ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, આનંદ. So what are your fees and charges? So I think 2-3 questions to each. If we can publish those questions, I'm publishing. Yeah, sure. Yeah. Yeah, so very quickly, Apurva, thank you very much. You have summarized it very, very well. Okay, so पहला जो सवाल I think 2-3 लोगों के पास से आया था is first is
एनजेपीएमएस का चार्जेस क्या है? सो बेसिकली एनजेपीएमएस का चार्जेस के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। हमारे स्टॉक बेस्ड पीएमएस का फीस अलग है और ईटीएफ पीएमएस का फीस अलग है। एंड आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर भी स्लैब वाइज फी स्ट्रक्चर होता है। बट टिपिकली इट इज इन द रेंज ऑफ एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5% के रेंज में आता है। बेस लेवल जो है अपना स्टॉक पीएमएस का प्राइसिंग इज अबाउट 2.5%। बेस लेवल मेरे ईटीएफ पीएमएस का फी स्ट्रक्चर जो है इट इज अबाउट 1%। बट आई थिंक इट्स मोर रेलेवेंट कि आप आपके एडवाइजर के साथ बैठ के आपका पोर्टफोलियो और जितना आप एलोकेट करना चाह रहे हो उसके बेसिस पे आप डिस्कस करो। बट लेट मी अश्योर यू इज व्हाट आई कैन अश्योर यू इज दैट आवर प्राइसिंग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पीएमएस इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ये बहुत लोग सोचते हैं। बट लेट मी अश्योर यू दैट हमारा एनजे पीएमएस का प्राइसिंग इज क्वाइट कंपेरेबल टू अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। And it is when compared to most of the overall PMS manufacturers industry के अंदर, we are probably one of the most most cost efficient portfolio manager। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग हमको ये सवाल पूछते हैं कि अभी 50 लाख जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो गया है, आर देयर एनी अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज सभी लोग के पास इमीडिएटली 50 लाख रुपए का लिक्विडिटी शायद नहीं हो सकता है। तो हमने एक और ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो आप होल्ड कर रहे हो उसको भी आप पीएमएस में शिफ्ट कर सकते हो हमारे पास। सेकेंड, आप बोल सकते हो मेरे पास 30-40 लाख का स्टॉक है और 10-20 लाख रुपए का हम पैसे दे देंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी इज दैट यू कैन टेल मी 10-20 लाख रुपए का स्टॉक्स है, 10-20 लाख रुपए का पैसा है और 10 लाख जो शॉर्टफॉल हो रहा है आप वो मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ले लेना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर पॉसिबल। एंड इन टर्म्स ऑफ फी स्ट्रक्चर्स आई वुड रेकमेंड कि आप हमारे एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करिए। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एसेट एलोकेशन इन डीएसएपी? ओके, सो डीएसएपी में जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन के टाइम में भी एग्जांपल बताया, आज के तारीख में वी आर सिटिंग ऑन एन इक्विटी एलोकेशन ऑफ एनीवेयर बिटवीन 80 to 85%, जो 6 मंथली रीबैलेंस होता है। बट अगर विद इन शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से अगर मार्केट 15 या 20% शॉर्ट टर्म में फॉल या राइज होता है, देन वी कैन रीबैलेंस द पोर्टफोलियो इन द इंटरिम ऑल्सो। नीलेश जी का सवाल ये है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया of volatility to exit the script like yes bank? Okay, so नीलेश जी ये बहुत बढ़िया सवाल है। I think in terms of exiting a stock or in terms of mitigating risk एक स्टॉक में जो हम करते हैं उसको हम दो तरीके से इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट इज जो हम 6 to 8% या 6 to 9% का जो एवरेज एलोकेशन करते हैं हर स्टॉक में, उसमें अगर किसी स्टॉक में 10.25% के ऊपर एलोकेशन चले जाए तो उसको हम ट्रिम करके 7.5% पे लेके आ जाते हैं। वो एक रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म हमने रखा है अपने फंड्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसी कंपनी में कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोई इशू के बारे में, इशू के वजह से अगर किसी कंपनी के प्राइस में अगर फॉल आ रहा है, then those are interim calls that we will take on a case by case basis, and those are things which are inbuilt in the rule. Okay, so I hope that answers your question, Nilesh ji. Yagnesh Desai ji ka sawal hai, I have enjoyed having a detailed explanation on investment. Thank you very much. I am investing in MF since 2011, currently running with minus 4.7. At present, equity holding is 71% and debt is 17%, 12% is hybrid. Is it correct for now? So Yagnesh ji, ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, क्योंकि इक्विटी डेट एलोकेशन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें या स्टॉक की बात करें या किसी और एसेट एलोकेशन की बात करें, इट इज अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स। वन इज कि आपका एज कितना है, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसके अंदर हमको ये कॉल लेना पड़ेगा कि कितना इक्विटी कितना डेट है। सो आई थिंक द राइट पर्सन टू एडवाइज यू ऑन दिस एसेट एलोकेशन इज योर एडवाइजर हु नोज यू वेरी वेल। You can approach our advisor and our sales team, including people like Apurva. They are available to help you to assess your risk.
एक और चीज जो है, आप वी हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, जहां पे आप हमारे एडवाइजर के साथ बैठ के आपका रिस्क असेसमेंट भी एक नए सिरे से आप कर सकते हो। वो भी आप प्लीज हमारे एडवाइजर के साथ बैठ के आप डिस्कस करिएगा। दैट विल गिव यू अ मच मोर प्रिसाइज आंसर टू दिस क्वेश्चन, रादर देन मैं इधर बैठ के आपको ब्रॉड लेवल में आंसर दूंगा, वो आपको यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट तुषार बवसार जी का सवाल है, प्रोसेस इज फैंटास्टिक बट एवरीथिंग इज इन लॉन्ग टर्म, व्हाट इज योर सजेशन फॉर योर शॉर्ट टर्म, दैट टू विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन एंड आउट ऑफ पोर्टफोलियो। सो तुषार जी, एक चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं, बी इट म्यूचुअल फंड्स और बी इट स्टॉक्स और बी इट एनी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास विच इज इक्विटी, प्लीज रिमेंबर, अगर आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, देन इक्विटी इज नॉट योर प्ले। ओके, क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर ने 2015-16 में इन्वेस्ट किया होता तो इमीडिएटली 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर दैट उन्होंने इनक्रेडिबल रिटर्न देखा होगा, 25% 30% तक का भी रिटर्न देखा होगा, वो भी गलत इमेज है। और अगर किसी ने 2017 में इन्वेस्ट किया होगा, 2018-19 में उन्होंने 20% नेगेटिव भी देखा होगा, वो भी एक गलत इंप्रेशन है, गलत पिक्चर है। सो इक्विटी अगर आप देखोगे, यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ओनली। इक्विटी में आप उतना ही पैसा डालो जो आप 5 साल रख सकते हो। बट अगर आपको हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में एंटर हम लोअर वैल्यूएशन पे करें और हायर वैल्यूएशन पे एग्जिट हो जाए, ये अगर हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, देन हमारा जो डायनामिक एसेट एलोकेशन अप्रोच है, दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो निमेश जी का सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम डाउनसाइड ड्रॉडाउन one can expect in this DAA? Nimesh ji, that's a fantastic question. So if I have to just quickly bring up my screen to show it to you, Apurva, can you see my screen now? I think it's loading. Yeah, now it's visible. Hold on. I don't think it's visible yet. Just it's visible. So hold on. Yeah, I think you can see this now. Okay, so निमेश जी, okay, to answer your question, and निमेश जी के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ। So अगर आप ड्रॉडाउन की देखोगे, इन अ 1 ईयर पीरियड डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है 34% का नेगेटिव रिटर्न देख सकते हो। 3 ईयर पीरियड में मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है, मैक्सिमम डाउनसाइड, अगर आप डाउनसाइड की बात कर रहे हो तो डाउनसाइड मैक्सिमम इज नेगेटिव 2% आप देख सकते हो। अगर कोई 5 साल बैठ के गया, इसीलिए हम लोग 5 साल की बात कर रहे हैं। ओके, अगर कोई 5 साल इन्वेस्टमेंट होराइजन से देखे तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 6.47%। 10 इयर्स की बात करें तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन और डाउन साइड इज 12.42%। सो ये भी जो आप ड्रॉडाउन देख रहे हो, ये एवरेज रिटर्न हो या ये ड्रॉडाउन हो, okay, this is with an average equity exposure of about 50 to 55% only, because it follows a dynamic asset allocation model. So I hope that answers your question, Nimesh ji. So again, to move to the next question. So Nimesh ji, if that doesn't answer, और अगर उसमें और कोई सवाल आपके मन में है तो प्लीज पूछिएगा, I'll be happy to answer. नेक्स्ट इज डॉक्टर पारस का सवाल है, इज देयर एनी मिनिमम होल्डिंग पीरियड? सो डॉक्टर पारस, इसमें जो हम नॉर्मली हमारे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं इज दैट द रेकमेंडेड होल्डिंग पीरियड फॉर आवर पीएमएस प्रोडक्ट इज अ 5-year period. Okay, so we normally recommend that you look at it over a 5-year investment horizon. 7-year 10-year हो तो बहुत बढ़िया है. Okay, so 5-year period is a minimum that we would suggest that you should stay invested in. Second, बहुत सारे लोग 5 ईयर के होराइजन से आते हैं, बट देयर कुड बी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो हमारे पोर्टफोलियो में लेस देन 1 ईयर अगर कोई एग्जिट करेंगे तो देयर इज अ 2% एग्जिट लोड, but after 1 year there is no exit load. So you're practically obligated to stay invested with us for a minimum of 1 year, but beyond 1 year there is no lock-in period. Okay, next दीपिका चौधरी जी का सवाल है। Okay, so I think so Deepika ji, I think don't worry about it that your father could not log in. ये वीडियो का जो वेबिनार का सेशन है, इसका हम रिकॉर्डिंग हमारे एडवाइजर्स के साथ शेयर करने वाले हैं।
So your father can very peacefully at his leisure वो हमारे link के ऊपर click करके he will be able to view this video at a later stage. So don't worry about it. He is not missing too much. So any questions we have missed, Apurva? I think there's one more. Sorry, there's one more question from Mr. Azim Sheikh जो पूछ रहे हैं कि what कहाँ गया वो question? Publish में डाला मैंने. Oh, sorry. Okay. So what do you do with trimming fund and how you reinvest again? So Azim ji जो आपने सवाल पूछा is that for example, okay, अगर मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक का 10.5% का लिमिट ब्रीच हो गया, ओके सो मैं उसको 10.25% का अगर लिमिट ब्रीच हो गया तो उतना पोर्टफोलियो में 10.25% से उसको 7.5% पे जो लेके आऊंगा उसको वी विल एलोकेट इनटू स्टॉक्स व्हिच आर अंडर वैल्यूड एंड which are doing well to get a additional allocation. So that is how we reallocate the capital which is generated out of rebalance of the portfolio. I hope that answers your question. So Apurva, I think we've largely answered most questions. So I think that's all we have from a time perspective. But एक दो चीज जो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ is that these are इक्विटी को अगेन मैं इसको 10 बार रिपीट कर चुका हूँ इस सेशन में बट एक और बार बोल देता हूँ इक्विटी को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिएगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं. अपूर्वा ने बहुत एग्जांपल्स भी शेयर किए जहां पे where he clearly said and very well quoted Apurva from the article that quality also has an expiry date. So अगर कोई सोचता है कि मैं ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीद के बैठ के फंड मैनेजर बन जाऊंगा then we have seen immense examples in the market ke it is not so easy. Investment management is a specialized job, so please trust your professional with it. The cost that you will pay for this funds management vis-a-vis the risk that you are taking, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. Okay, I think the cost that you're paying vis-a-vis the risk that you are able to save, there is a huge upside. So आप उसको उस एंगल से देखिएगा. तीसरा चीज जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 50 लाख रुपए है उसको आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स एंड ईटीएफ तीनों प्रोडक्ट्स में आप एलोकेट कर सकते हो. सो दैट इज एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल एंड डायनामिक एसेट एलोकेशन इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. तो आप उसको आप कंसिडर कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एज इन्वेस्टर्स we are or as human beings, okay, specifically investors ne as human beings we are living in very very difficult times. ये एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइम में हम जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन, इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 एक्सेट्रा. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, वी आर गोइंग टू लिव बियॉन्ड कोविड-19. ये कोविड-19 से हमारा जिंदगी नहीं खत्म होने वाला है. हम कोविड-19 के बाद भी जीने वाले हैं. हमारे फाइनेंशियल नीड्स खत्म नहीं होने वाले हैं. हमारे गोल्स खत्म नहीं होने वाले हैं. हमारे लाइफ से हमारे एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होने वाले हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स. Stay on course. Equity will create wealth for you. We are there. अभी लॉकडाउन चल रहा है कि बट डोंट वरी कि अभी लॉकडाउन हो गया तो आप पीएमएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. प्लीज ये मत सोचिएगा. इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन आवर टीम्स आर वर्किंग 24/7 365 days a year. Okay, and even during lockdown हम लोग पीएमएस अकाउंट ओपनिंग कर ही रहे हैं. Okay, so please feel free to reach out to our team. Don't worry about your investments. We are there to take care. You should worry about your health, your family's health. Take care of your health. Stay home. Stay safe. Thank you very much. Apurva, over to you for your closing remarks. Yeah, thank you. I think you have said everything. So, investors, if you have any doubts, questions, definitely you can get in touch with our advisors. જેમને આજે તમને invite કર્યા છે. અને કોઈ બી doubts, questions આ presentation માં તમને હજી discussion કરવું હોય તો definitely we are always there. And thank you for joining today and stay safe, stay home. Thank you. Yeah. Okay, Anand, thanks.